वेलकम टू स्टडी विद ईज़ में आप सभी का स्वागत है। तो कल वाले वीडियो में हमने फिनिश किया था अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आज जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है वो है वैदिक काल, मतलब वैदिक पीरियड। तो आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो वैदिक पीरियड है ये अच्छा खासा अपने आप में लंबा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है कि जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके मैं उतने ज़्यादा शॉर्ट वे में आपको पढ़ा पाऊँ, और जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपके साथ ही साथ कवर होती जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वैदिक काल। तो जो वैदिक काल का पीरियड है वो हमारा दो पोर्शन में हमने डिवाइड किया हुआ है। किस किस पीरियड में? एक हमारा है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा पोस्ट वैदिक काल, मतलब उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है वो हमारा शुरू होता है 1500 BC से लेके 1000 BC तक, और जो हमारा उत्तर वैदिक काल मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड है वो 1000 BC से लेके 600 BC तक चलता है। अब आइए हम देखते हैं कि जो वैदिक काल है इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो हुआ कुछ यूँ था कि 1500 BC में आर्यंस का भारत में आना हुआ। अब ये आर्यंस आए कहाँ से थे? तो ये आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से। और ये कहा किसने? ये कहा था मैक्स म्यूलर ने। मैक्स म्यूलर ने क्या कहा कि 1500 BC में हमारे भारत में सेंट्रल एशिया से कौन आए? आर्यंस। ठीक है। अब सेंट्रल एशिया था क्या? अब ये देखिए सेंट्रल एशिया क्या क्या था। सेंट्रल एशिया जो आज तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, इन पांचों कंट्रीज़ को मिला करके सेंट्रल एशिया हुआ करता था। तो यहीं से आए थे। कौन आए थे? आर्यंस यहीं से भारत में आए थे। अब हुआ ये कि इन द इंटायर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आर्यंस स्टार्टेड अ रूरल सिविलाइजेशन। इंटायर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो आर्यंस थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया? एक रूरल सिविलाइजेशन स्टार्ट की, मतलब ग्रामीण सभ्यता स्टार्ट की। ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। और वो सभ्यता को क्या कहा जाता है? उस सभ्यता को जाना जाता है वैदिक सभ्यता के नाम से। किस सभ्यता के नाम से? वैदिक सभ्यता के नाम से। इसके पहले वाले वीडियो में हमने किस सभ्यता के बारे में पढ़ा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? वो हमारी नगरीय सभ्यता थी, मतलब अर्बन सिविलाइजेशन थी। और ये हमारी सेकेंड सभ्यता, सेकेंड सिविलाइजेशन, जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये हमारी ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब रूरल सिविलाइजेशन थी। ओके। अब वैदिक सिविलाइजेशन दूसरी सबसे प्राचीनतम सभ्यता है भारत की। जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो दूसरी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। कहाँ की? इंडिया की। पहली कौन सी थी? पहली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब इस जो पीरियड का नाम वैदिक पीरियड पड़ा क्यों? जो वैदिक पीरियड का नाम पड़ा वो किससे पड़ा? वेद से। वेद का क्या मतलब होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। और जो आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से, वो उनका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, मतलब सुपीरियर, और जिन्होंने ज्ञान दिया था। तो जो वैदिक पीरियड था ये फॉर्मेशन करने का श्रेय जाता है किसको है? जाता है आर्यंस को। तो कहने का मतलब है जो आर्य थे उन्होंने ज्ञान दिया था, और इसी ज्ञान से जो शब्द पड़ा वो वेद, और इसी वेद से वैदिक पीरियड। क्लियर गाइस? ओके। देन इस सभ्यता में जो लोगों का मुख्य कार्य था, अब भाई रहने के लिए कुछ काम भी तो करना पड़ेगा, तो जो मुख्य कार्य था वो क्या क्या था? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब खेती और पशुपालन का काम करते थे। कौन? वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, और इसी पे उनकी पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती थी। अब सोसाइटी कैसी थी वैदिक पीरियड की? जो सोसाइटी थी वो परिवार आधारित थी। सोसाइटी कैसी थी? जो सोसाइटी थी वो परिवार आधारित थी, फैमिली बेस्ड सोसाइटी थी। और पितृसत्तात्मक, मतलब पेट्रियार्की सिस्टम था वहाँ पे। पेट्रियार्की सिस्टम मतलब क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं उन्हीं का बोलबाला होता है। वैसे आज के समय में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, बट स्टिल पहले से तो सिचुएशन थोड़ी सही हुई है। तो पहले जो ये हमारी वैदिक सभ्यता थी वहाँ पे पेट्रियार्की सिस्टम चलता था,
और ये ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द ही क्या था? पिता। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द था पिता, जो कि कितने बार काउंट हुआ था? 335। समझ रहे हैं? पूरे ऋग्वेद में 335 बार पिता शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब वैदिक पीरियड, ये जो हमारी वैदिक सभ्यता है, इसको पढ़ने के लिए कुछ सोर्सेज होंगे ना, कुछ तो सोर्सेज होंगे जिनके थ्रू हमें ये पता चला कि हाँ ये वैदिक पीरियड है। तो वो सोर्सेज हमारे पास 4 लिटरली वैदिक लिटरेचर हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला वेद है, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ मतलब ब्राह्मण टेक्स्ट, तीसरा आर्यण्यक, इसको इंग्लिश में भी आर्यण्यक ही कहते हैं, और फोर्थ उपनिषद, इसको भी इंग्लिश में उपनिषदाज ही कहते हैं। अब हम एक एक करके ये क्लियर करेंगे। पहले हम वेद से स्टार्ट करते हैं। तो वेद का हमने मतलब पहले ही पढ़ लिया है। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो पहला वेद क्या था? पहला वेद था ऋग्वेद। अब ये सबसे प्राचीनतम 4 वेद हैं हमारे भारत में। तो चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ऋग्वेद की शुरुआत ही अग्निदेव की पूजा से शुरू होती है। स्टार्ट्स विद द वर्शिप ऑफ अग्निदेव। जो मंत्र है अग्निदेव में, जो मंत्र हैं हमारे ऋग्वेद में, उनको क्या कहते हैं? ऋचाएं, मतलब ऋचा। मंत्रों का क्या नाम है? मंत्रों को हम ऋचा कहते हैं। पूरे कितने मंडल है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और मंडलों से ये जो मंडल वाला पोर्शन है ऋग्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और ये 10 मंडल को अलग अलग जगह पे अलग अलग ऋषियों द्वारा, और मतलब सब कुछ इधर उधर ही लिखा गया था, और इनको असेंबल करने का मतलब इनको एकत्र करने का काम किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। अब क्योंकि मैंने बोला कि ये जो जितने भी मंडल थे उनको अलग अलग समय पे लिखा गया था अलग अलग ऋषियों के द्वारा, तो सबसे पुराना मंडल कौन सा है? 2 से लेकर के 7 मंडल तक जो मंडल हैं वो सबसे पुराने हैं, और नवीनतम 1 और 10। नवीनतम ऐसे आप याद कर लीजिएगा कि जो सबसे पहला मंडल है और जो सबसे आखिरी मंडल है वही सबसे नया है, और बाकी जो 2 से 7 तक जो मंडल है वो सबसे पुराने मंडल हैं। अब देखिए टोटल मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में? टोटल मंत्र हैं हमारे 10,462। कितने मंत्र हैं हमारे? 10,462 मंत्रास आर देयर। और वो भी किस फॉर्म में है? पोएट्री फॉर्म में है, मतलब पद्य में है। ये भाषा क्या है? ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। लिपि क्या है? ब्रह्मलिपि। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो भाषा है संस्कृत है, और जो लिपि है वो ब्रह्मलिपि में है। अब ये मंत्र जो हैं ऋग्वेद में, जो 10,462 जो मंत्र हैं, वो रिलेटेड किससे हैं? ये विभिन्न देवी देवताओं से रिलेटेड हैं। अब मंत्र को जो उच्चारण करता है वो कौन कहलाता है? मंत्र को जो उच्चारण करता है ऋग्वेद के, उनको कहते हैं होता या फिर होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। अब तीसरा मंडल, अब इसमें जो 10 मंडल मैंने बताए उसमें से कुछ ऐसे मंडल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि तीसरा मंडल क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि तीसरा मंडल लिखा है विश्वामित्र ने, और इसी में उच्चारण है किसका? गायत्री मंत्र का। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण किस मंडल में मिलता है हमें? गायत्री मंत्र का उच्चारण हमें मिलता है तीसरे मंडल में, जो कि लिखा गया है विश्वामित्र जी द्वारा, और ये डेडिकेटेड है सावित्री को डेडिकेटेड है ये। ऐसे ही जो 7वां मंडल है वो ऋषि वशिष्ठ द्वारा लिखा गया है, और ये वरुण देव को समर्पित है, और इसी में 10 राज्य युद्ध का प्रथम वर्णन मिलता है। 10 राज्य युद्ध का प्रथम वर्णन किस मंडल में मिलता है? तो ये सप्तम मतलब 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। 10 राज्य युद्ध और कुछ भी नहीं था, 10 राजाओं के बीच में एक बैटल लड़ी गई थी, उसी को हम 10 राज्य युद्ध कहते हैं। अब जो 10वां मंडल था वो किसने लिखा? जो 10वां मंडल था वो लिखा गया महासुक्तीय द्वारा। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहली बार इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। किसके द्वारा?
ऋषि महासुक्ते के द्वारा सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल में पाया जाता है? तो 10वें मंडल में पाया जाता है। अब ये वर्ग क्या थे? 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहले क्या होता था कि पहले जो ये वर्ण व्यवस्था थी ना, ये जन्म के आधार पे नहीं थी, ये कर्म के आधार पे थी। लेकिन अब भाई टाइम जो है जैसे जैसे खराब होता गया वैसे ही ये जन्म के आधार पर होने लग गई कि भाई ब्राह्मण का जो बेटा है वो ब्राह्मण होगा और जो शेड्यूल कास्ट वगैरह के जो बच्चे हैं वो शेड्यूल कास्ट वगैरह होंगे, है ना। और अब देखो जो ऋग्वेद में 2 रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो वो है मोस्ट होली रिवर, मतलब सबसे ज़्यादा पवित्र नदी। तो सबसे ज़्यादा पवित्र नदी कौन सी है? नदी सरस्वती नदी, ठीक है। तो ये तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी भाई, सरस्वती माता तो है ही सबसे अच्छी, और हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं भाई, तो हम लोग को तो सरस्वती माता का साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इनको तो आप याद ही कर लीजिएगा। जो सबसे ज़्यादा पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती नदी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी, सबसे ज़्यादा महत्व किसका था वैदिक पीरियड में? तो सिंधु नदी का था। किसका? इंडस रिवर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। किस पीरियड में? वैदिक पीरियड में। अब जो ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब जो ब्राह्मण टेक्स्ट थे वो 2 थे, ऐतरेय और कौशितकी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय और कौशितकी। अब उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद किसको कहते हैं? आयुर्वेद को। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो ये ऋग्वेद का उपवेद है। कौन? आयुर्वेद। और इसके प्रवर्तक कौन है? प्रजापति। कौन प्रवर्तक है? प्रवर्तक प्रजापति हैं। अब सेकंड वेद जो हमारा है वो है सामवेद। साम शब्द का अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान, मतलब गाना। अब ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सारेगामापाधानीसा सबने सुना होगा, इसका जो पहला डिस्क्रिप्शन मिलता है वही हमें सामवेद में मिलता है, और इसी वजह से सामवेद को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक। मेरा नेफ्यू है, उसके वो फर्स्ट क्लास में है, उसका फर्स्ट क्लास में म्यूज़िक टीचर ने स्टार्ट ही सारेगामापाधानीसा से किया है, तो जाहिर सी बात है ना, ये सबसे बेसिक नोट्स हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि 7 म्यूज़िकल नोट्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो सबसे पहली बार सामवेद में मिला था, इसीलिए इसको फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक कहते हैं। अब इसका उपवेद क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है। गंधर्व वेद। कौन सा है? गंधर्व वेदा। और इसके प्रवर्तक कौन है? नारद मुनि। प्रवर्तक कौन है? नारद मुनि। मैं ऐसा होप कर रही हूँ कि ये सारे जो नोट्स हैं वो आप साथ के साथ बनाते जा रहे हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो ऐसे जब आपके पास आपके खुद हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है आपके लिए, आप तुरंत उसको रिवाइज कर सकते हो। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। अब जो सामवेद का जो ब्राह्मण टेक्स्ट है वो कौन सा है? पंचविश। और पंचविश को ही हम कहते हैं तांड्य ब्राह्मण। क्या कहते हैं? तांड्य ब्राह्मण। अब क्योंकि भाई ये गान है तो मतलब इसको हम उच्चारण तो करेंगे नहीं, इसको हम सिंग करते हैं। सामवेद के जो मंत्राज हैं, तो जो पर्सन जो सामवेद के मंत्रास को गाता है उसको क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। तो अब इसको रिलेट कर लो कि सामवेद में साम का अर्थ होता है गान, और गान को गाया जाता है, तो उद्गाता। गाता और गान से आप रिलेट कर लीजिए कि ये आपको याद हो जाएगा। अब सामवेद में किस देव की स्तुति है? तो सूर्य देव की स्तुति से रिलेटेड मंत्र हैं। कहाँ पे? सामवेद के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा यजुर्वेद। अब यजु का अर्थ होता है यजना, मतलब कि यज्ञ। तो इसी से क्लियर हो रहा है कि जो यजुर्वेद में जो मंत्रास हैं वो किससे रिलेटेड होंगे? यज्ञ से रिलेटेड होंगे। तो इट हैज़ मंत्रास रिलेटेड टू रूल्स ऑफ यजनास एंड अदर रिलीजियस वर्क एंड प्रोसेसेस। तो इस वेद में जो मंत्रास हैं वो यज्ञ और अलग धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखते हैं।
अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो कौन सा है? यजुर्वेद। प्लीज़ याद रखना कि यजुर्वेद एक ऐसा, एक चारों में एक ऐसा एकमात्र वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। कौन से भाग हैं? कृष्ण और, तो यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय संहिता। और जो शुक्ल है इसकी 2 ब्रांचेस हैं, कण्व और मध्यांदिन। ठीक है। अब जो यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको हम क्या कहते हैं? धनुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, जिसके प्रवर्तक है विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ। और जो मंत्रों को पढ़ता है, जो यजुर्वेद में जो इंसान मंत्रों को पढ़ता है वो कहलाता है अधर्व्य। क्या कहलाता है? अध्वर्य। क्या कहलाता है? अध्वर्यु। सॉरी, अध्वर्यु। क्या कहलाता है? अध्वर्यु कहलाता है। अब हमारा 4th वेद जो कि लास्ट वेद है, अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर रखा गया था। किस ऋषि के नाम पे रखा गया था? अथर्वा ऋषि जी के नाम पर अथर्ववेद का नाम रखा गया था। अब अथर्ववेद को ही हम ब्रह्मवेद या फिर श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को हम क्या क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद। अब आपसे पूछेगा कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। और सबसे प्राचीनतम कौन सा था? सबसे प्राचीनतम वेद था हमारा ऋग्वेद। अब जो मंत्र हैं अथर्ववेद में, जो उनको पढ़ता है उनको कहते हैं ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण टेक्स्ट है वो है गोपनाथ ब्राह्मण। क्या है? गोपनाथ ब्राह्मण। उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। और इसके प्रवर्तक है विश्वकर्मा। कौन है? विश्वकर्मा। और यजुर्वेद में कितने मंत्राज हैं? 6000 मंत्र हैं। 6000 मंत्र हैं किसमें? यजुर्वेद में। अब यजुर्वेद में ही मगध एवं अंग राज्यों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा मगध एवं अंग राज्यों का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अब काशी, जिसको हम प्राचीनतम जीवित शहर कहते हैं, किसको? काशी को। उसका भी सबसे पहला उल्लेख मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। और अब इसमें 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, सभा और समिति, जिसको हम प्रजापति की 2 पुत्री भी कहते हैं, सभा और समिति को। अब देखो, जो हमारा पहला लिटरेली वैदिक लिटरेचर था वो तो खत्म हो गया, वेद। अब हम दूसरा अपना लिटरेरी सोर्स पढ़ते हैं, आरण्यक। अब आरण्यक मतलब क्या होता है? आरण्य मतलब क्या होता है? आरण्य मतलब होता है वन। तो वो ज्ञान जिसको फॉरेस्ट मतलब कि वन में कंपाइल किया गया हो, मतलब फॉरेस्ट में कंपाइल्ड नॉलेज को हम आरण्यक कहते हैं। और कितने आरण्यक हैं? 7 आरण्यक्स हैं। जो 3 वेद हैं उनमें सब मिलाकर के 7 आरण्यक हैं। ऋग्वेद में 2 आरण्यक हैं, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद में 3 हैं, तैत्तिरीय, शतपथ और बृहदारण्य। ठीक है। सामवेद में है जैमिनीय और छांदोग्य। तो ये 7 आरण्यक हैं। अब इनमें से चलिए अब हम तीसरा लिटरेरी सोर्स पढ़ेंगे, उपनिषद। ठीक है। अब हम तीसरा लिटरेरी सोर्स पढ़ने जा रहे हैं, उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब ये होता है कि वो नॉलेज जो कि इकट्ठा की गई है स्टूडेंट्स के द्वारा अपने टीचर्स के पास बैठकर, उसको, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं।
knowledge gathered by the students by sitting nearby to their teachers is known as उपनिषदास। ओके, कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं, जिसमें से केवल और केवल 12 प्रमाणित हैं। तो 12 कौन से हैं? ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के हमारे 5 हैं, तैतरेय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश और बृहदारण्यक। सामवेद के हैं 2, छांदोग्य, केन। अथर्ववेद के 3 हैं, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। अब इनमें से जो 5 उपनिषद हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें ली गई हैं इनसे। अब है हमारा पहले मुंडकोपनिषद। क्या है? मुंडकोपनिषद। इससे क्या लिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अब अश्वमेघ यज्ञ कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यकोपनिषद से अश्वमेघ यज्ञ लिया गया है। अब काठोपनिषद से नचिकेता एवं यमराज संवाद। नचिकेता एवं यमराज संवाद। चौथा है ऐतरेयोपनिषद, राजा की उत्पत्ति। राजा की उत्पत्ति कैसे होती है? ओरिजिन ऑफ किंग कैसे होता है, ये हमें ऐतरेय उपनिषद से पता चलता है। पांचवा है मांडुकोपनिषद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मांडुकोपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया था। अब चौथा है वेदांग सूत्र। चौथा लिटरेरी सोर्स है वेदांग सूत्र। पहले क्या होता था, जो वैदिक साहित्य था वो 6 भागों में विभाजित था। जो वैदिक साहित्य है हमारा, वैदिक लिटरेचर, वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसको हम कहते थे वेदांग। क्या कहते थे? वेदांग। और जो वेदांग की जो सहायक विद्या थी उसको हम कहते थे सूत्र। तो इनसे मिलकर के ये वेदांग सूत्र हुआ। तो अब हम 6 वेदांग और उनकी 6 सहायक विद्या देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहला वेदांग है शिक्षा। पहला है शिक्षा और उसका सूत्र है ध्वनि शास्त्र। दूसरा है कल्प सूत्र, उसका जो सूत्र है वो है धार्मिक आचार शास्त्र। तीसरा है व्याकरण, इसका सेम है व्याकरण। चौथा है निरुक्त, इसका है व्युत्पत्ति शास्त्र। पांचवा छंद का है माप सिद्धांत। छठा है ज्योतिष और इसका सूत्र है, मतलब कि सहायक विद्या जो है वो है खगोल विज्ञान। क्या है? खगोल विज्ञान। अब देखो, जो राज व्यवस्था थी, जो पॉलिटी थी वैदिक पीरियड में, वो कैसी थी? सभा। 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सभा, समिति और विदत। जो सभा है, सभा, उसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? 8 बार प्रयोग हुआ है। जो पुरुष होता था उसको कहते थे सभेय। क्या कहते थे? सभेय। एक मिनट, क्या कहते थे? सभेय कहते थे। और जो महिला होती थी उसको कहते थे सभावती। जो समिति है उसका कितने बार प्रयोग हुआ है? 9 बार। ऋग्वेद में समिति का कितने बार प्रयोग हुआ है? 9 बार। और ऋग्वेद में सभा का प्रयोग हुआ है 8 बार। ऋग्वेद में विदत का प्रयोग हुआ है 122 बार। कितनी बार? 122 बार। तो बस वैदिक पीरियड में इतना ही था। और बाकी जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया है कि जब कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो उन सब टॉपिक्स का मिला करके मैं क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराऊंगी इसी सीरीज़ में, जिससे कि अगर कोई चीज़ छूट गई है जो कि इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो वो चीज़ भी उस वीडियो से क्वेश्चन आंसर से कवर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू।